अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के लिए फेडरल रिजर्व के नए प्लान से बाजार में राहत। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हल्की बढ़त, लेकिन मिड कैप शेयर्स पर प्रेशर। मोहित जोशी को नया एमडी एंड सीईओ बनाने से जोश में टेक महिंद्रा शेयर 8% से ज्यादा उछलकर वायदा का टॉप गेनर। वहीं सुमंत कठपालिया के एमडी एंड सीईओ पद पर दोबारा नियुक्ति के बाद इंडसइंड बैंक में तगड़ी मुनाफा वसूली। शेयर 6% से ज्यादा टूटकर एफएनओ का टॉप लूजर। समय से पहले $265 करोड़ का लोन चुकाने की खबर से अदानी ग्रुप के शेयर्स में रौनक। अदानी ग्रीन, अदानी टोटल, अदानी ग्रीन में अपर सर्किट, अदानी इंटरप्राइजेज भी 3% ऊपर। 3 साल का लॉक इन पीरियड आज खत्म होने से यस बैंक पर दबाव, शेयर करीब 5% फिसला। सोना बीएलडब्ल्यू में ब्लॉक डील के जरिए 21% शेयर का सौदा, शेयर 3% नीचे। वहीं एमएनएम के 6.5% शेयर बेचने से 7% टूटा महिंद्रा सीआईई। बाजार में ऊपरी स्तरों पर दबाव है। ठीक ठाक कामकाज चल रहा था, लेकिन जैसे अभी हम लोग कहते हैं मजाक में कि मौके का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो एक्चुअली वो मौके का फ़ायदा। और बैंक निफ्टी रेड में आ गया है, 31 पॉइंट रेड में है और हायर लेवल पे लोग बिकवाली करके निकल रहे हैं। इसका एक लॉजिकल रीज़न भी है। देखिए, जिस तरह से अमेरिका में घटनाक्रम हुआ, 3 बैंक डिफ़ॉल्ट करे और उसके बाद उनको तुरंत सरकार ने आगे बढ़ के संभाला, तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन इससे एक बात ये दिख रही है कि अचानक से कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो हायर लेवल पे या कहीं पे भी लोग बहुत जिसको कहते हैं ना रिस्क एवर्स हो गए। अब वो इतना रिस्की ट्रेड नहीं करना चाहते, बहुत रुकना नहीं चाहते। और ये स्थिति जो है आपको हो सकता है दुनिया भर के अलग अलग बाज़ारों में दिखे, क्योंकि ये अचानक से जो कुछ हुआ ना, ये सरप्राइजिंग था। क्योंकि जिस बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं, 2-3 दिन पहले उसको बेस्ट बैंक मिला था, उसकी रेटिंग बड़ी अच्छी थी और उसके कुछ अधिकारियों ने अपने 2-3 दिन पहले खूब भर भर के शेयर बेच लिए थे। तब सब लोग सो रहे थे और अचानक से 3 दिन बाद जागे तो उनको ऐसा पता लगा कि बैंक बहुत बुरी हालत में है। तो इसी को शायद हमारे ख्याल में ब्लैक स्वान कहा गया होगा कि अचानक से आपको पता चलता है। लेकिन दरअसल अचानक कुछ होता नहीं दुनिया में, सब कुछ पता होता है, कुछ लोगों को पता होता है, इसलिए उसको हम लोग ब्लैक स्वान कह देते हैं। बहरहाल ये एसवीबी कहानी है, लेकिन हमारा बाजार ऊपरी स्तरों पर प्रेशर झेल रहा है। थोड़ी ही देर में आपको निफ्टी लाल निशान में आता हुआ दिख सकता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव हैं, आज के मेहमान। सर्वेंद्र जी नमस्कार, कैसा लग रहा है बाजार आपको? सर्वेंद्र जी अनम्यूट करिए। जी माफी चाहूंगा। नहीं, बहुत बहुत नमस्कार जी नीरज जी। देखिए, आपकी जो चर्चा थी उससे एक ही कहावत याद आती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। जो तो दिखता है वो कभी होता नहीं है और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। सो प्राइस एक सही तरीका है उसको देखने का। प्राइस ऑलवेज लीड्स न्यूज। मैं हमेशा से कहता हूं लोगों के लिए भी, और दर्शक भी याद रखें कि प्राइस हमेशा कुछ ऐसा जान जाता है पहले से जो बहुत बार लोगों को लेट मालूम चलता है। तो हम यहाँ ये बोलते हैं कि न्यूज विल ऑलवेज फॉलो द प्राइस। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा थॉट यही है कि देखिए, जो लास्ट हफ्ते बोला था कि भाई 17,500 की चुंबक कुछ बाजार को पकड़ के रख रही है, और जब तक यहाँ से क्लियरली इधर या उधर नहीं हो जाए तो बहुत क्लियर ट्रेड निफ्टी में तो उभरता नहीं है। और मोटा मोटी दायरा 100 पॉइंट नीचे कर लीजिए, नीचे में 17,350, 17,400 के स्तर जो बने 2-3 बार में वो सपोर्ट बन जाते हैं। अब ऊपर में ऐसा लगता है कि उछाल 17,800, 17,900 के ऊपर बहुत ज्यादा उछाल भी नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे फिर वही रेंज बाउंड दायरा आ गया और अभी ट्रेंड नहीं क्लियर है। पर जो ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है और जो बैंक निफ्टी में हमने लेवल्स हमेशा यहाँ पे जताए हैं वो यही है कि 41,800, 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जा ही नहीं पा रहा है, और कम से कम 7-8 अटेम्प्ट कर चुका है, नहीं जा पा रहा, और बार बार वहीं से सेलिंग आ रही है। तो चिंता का विषय वहीं बना रहेगा। और थॉट यही रहेगा कि बैंक निफ्टी के जो नीचे के टारगेट्स अभी पेंडिंग है, काफी सारे मतलब फर्स्ट टारगेट्स तो आ ही गए, पर सेकंड टारगेट्स जो पेंडिंग है 39,300, 39,500 के आसपास, आई थिंक वो निफ्टी ने जो लोस तोड़ दिए हैं वो बैंक निफ्टी को तोड़ने बाकी हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे अभी फिर भी डाउन साइड लगती है बैंक निफ्टी में। बाकी निफ्टी में थॉट वही है कि जब तक रेंज टिकी हुई है तब तक रेंज ट्रेडिंग करते रहें, बहुत ज्यादा कुछ ट्रेंड में करने के लिए नहीं है। तो बैंक निफ्टी में अभी और नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं, ऐसा सर्वेंद्र को लगता है, और लक्षण तो वैसे ही दिख रहे हैं कि इसके।
लेकिन चलिए फटाफट कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं बात करूंगा आज नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के, जिनका कुछ एक्सपोजर है उस सिलिकॉन वैली बैंक में। देखते हैं क्या उससे निकल के आता है, लेकिन उससे पहले कुछ सवालों पर चर्चा हो जाती है। टी.डी. भाटिया साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाटिया जी नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है। अरे नमस्कार वाजपेयी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे को कॉल करा। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा चैनल देखते हो और हमसे सवाल पूछ रही है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है सर। अरे बात 50 साल पूरे हो गए शेयर मार्केट में। अरे वाह क्या बात है सर, 5 दशक का अनुभव जी। मैंने यही पूछा है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ वैसे, आई एम कीपिंग होल्डिंग जी। तो अभी मेरे को एवरेज मेरा 3250 में 500 आईशर मोटर है और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो क्योंकि अभी क्वार्टर इसका दिसंबर अच्छा आया था, तो क्या और लेने का इरादा रखता हूँ, कुछ करना चाहिए नहीं? ओके सरवेन जी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और बहुत अनुभवी इन्वेस्टर हैं। आयशर मोटर्स लिया इन्होंने 3250 पे, तो समय का तो खैर पाबंदी है ही नहीं, क्या और लेना चाहिए, लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहिए इसमें? नहीं देखिए, लंबे समय के निवेशक है तो जो अभी करंट स्थिति है, जो करंट इनकी पोजीशन है उसमें बने रहे। नई राय तो मैं अभी जब तक, जैसे मैंने बोला, ओवरऑल क्लैरिटी नहीं आती तब तक नहीं दे पाऊंगा। तो नया लेने का राय बिल्कुल नहीं है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी मुझे लग रहा है कि 3-6 महीने के लिए थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा। तो मेरा थॉट यही है कि आउट परफॉर्मेंस विल गेट पनिश्ड, अंडर परफॉर्मेंस मे गेट रिवॉर्डेड। तो ट्रेड को फ्लिप करने का टाइम है। इनके बुक में जो जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक इनके पास भी कुछ होंगे वो ले लें, और मे बी जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं वो बेच दें। मेरी ब्रॉड राय ये रहेगी। बट आईशर में अभी नए निवेश की राय इन स्तरों से नहीं है। अगर किसी कारणवश 2550-2600 के एरिया में मिलता है तब एक बार कहीं डेफिनेटली हम देख सकते हैं। बट वो जब होगा तब उस पर राय देंगे। ओके तो अभी नई पोजीशन मत लीजिएगा सर, अभी जिसमें है उस पर बने रहिए। थोड़ा मार्केट ठीक ठाक होगा तो फिर आप इसमें ले सकते हैं। एक सवाल और क्विकली लेते हैं। राजवीर मुंबई से हमारे साथ हैं। राजवीर जी नमस्कार, बताइए। हाँ सर, नीरज सर गुड मॉर्निंग। मेरे पास एनसीसी है 6000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 7741 एंड आई कैन लाइक आई हैव व्यू ऑफ 1 ईयर। ओके 1 ईयर यू हैव अ गेन ऑफ 24 रुपीज 67 पैसा पर शेयर। सरविंद फायदे का सौदा तो इन्होंने कर लिया है, अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है ठीक ठाक। 1 साल और रुकना चाहते हैं नागार्जुन कंस्ट्रक्शन में, क्या करना चाहिए इनको? नहीं, रुकना चाहिए इनको। अगर इनके पास टाइम है तो रुकना चाहिए। प्रॉफिट में है सौदे में तो हमेशा एक क्या ध्यान रखें कि भाई, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं तो हम हमेशा ये राय देते हैं कि 15 से 20% का आपका फिर भी किसी भी पोजीशन में लॉन्ग टर्म वाले में भी स्टॉप लॉस या चेंज ऑफ व्यू या रिवर्सल या जिसको हम बोलते हैं रिव्यू पॉइंट, आप जो नाम देना चाहें, क्योंकि मैं यहाँ को इनको एक ब्रॉड ओपिनियन दे रहा हूँ, कोई इनकी कोई हमारी एडवाइस नहीं है। बट मैं ये बोलता हूँ कि एक रिव्यू पॉइंट जरूर रखें, एक स्टॉप लॉस रिव्यू पॉइंट, जिसको जो बोलना चाहें। और वो मेरे लिए इनके लिए रहेगा तकरीबन 82 के नीचे, 82 रुपए के नीचे अगर ये किसी कारण से जाएगा, जो कि तकरीबन मोटा मोटी 18% होता है, उसके नीचे किसी कारण से जाएगा तो ये ट्रेंड वीक हो जाएगा, जो करंट ट्रेंड है। तो वहां पे स्टॉप लॉस बना के रखें, और टाइम फ्रेम है इनके पास, होराइजन भी है, तो खड़े रहे। बिल्कुल होल्ड की राय आपको एनसीसी में मिल रही। राजवीर जी, सरवन जी रुकिएगा जरा, हम लोग आज जो चर्चा कर रहे थे सुबह कि अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक में दिक्कत आई, उसके बाद फेड और एफडीआईसी और सरकार पूरी आ गई और उसकी मदद कर रही डिपॉजिटर्स की, तो उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं कंपनीज़ के ऊपर जो लोग वहाँ डिपॉजिटेड थे या जिनके पैसे वहाँ पे हैं या जो उनको वहाँ से फंडिंग मिलती थी। इन सब पे हम बातचीत करेंगे नज़ारा टेक के सीईओ और फाउंडर नीतीश मित्तर सेन से। नज़ारा का भी कुछ वहाँ पे शायद डिपॉजिट है, इन सब बातचीत पे चर्चा करते हैं। नीतीश बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और ये जो पूरी घटना हुई, वीकेंड तो बड़ा ख़राब रहा लेकिन संडे मॉर्निंग बड़ी अच्छी हो गई, गुड मॉर्निंग हो गई वो, क्योंकि खबर ऐसी आ गई जिससे लगा कि बड़ी एक राहत की बात हो रही है। तो आप लोगों का कितना डिपॉजिट है वहाँ पे जो आपकी 2 सब्सिडरीज के जरिए है? हमारा 2 सब्सिडरीज के थ्रू 64 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट है SVB में। ओके तो अब ये जैसा कह रहे हैं कि पूरा आपको वहाँ से वापस मिल जाएगा, एक पैसा भी फंसेगा नहीं, राइट सर? हाँ जी, ये ओवरनाइट अनाउंसमेंट आया है सेनेटर येलेन से कि यूएस गवर्नमेंट डिपॉजिटर्स को पूरा प्रोटेक्ट करेगी, जो हाल में काफी अच्छा न्यूज़ है हमारे लिए। बट इसके अलावा भी नज़ारा काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हमारे इस पैसे के अलावा 600 करोड़ हमारे बैलेंस शीट पे है और हम प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ना तो ये सब्सिडरीज हमारी या नज़ारा पे कोई बिजनेस इम्पैक्ट है, और अगर हमारा ये पैसा पूरा वापस आता है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ओके अच्छा, आप लोगों की अब चूंकि खबर आने के बाद कुछ चर्चा हुई वहाँ से, क्या हो रहा है वहाँ पे? ओवरनाइट स्टेटमेंट है तो हम भी एनालाइज कर रहे हैं। बट जितना मुझे समझ में आया है कि ये जो SVB का फॉल आउट था, ये कंटेजियन काफी दूसरे बैंक्स पे भी निर्भर होने वाला था,
ऑलरेडी आपको सुनने में आया होगा कि एक सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क बेस्ड में और सेम प्रॉब्लम हुई है। तो मेरे ख्याल से यूएस गवर्नमेंट ने ये कंटेजियन को स्प्रेड करने को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्शन लिया है कि एक अश्योरेंस दी है कि बैंक्स के जो डिपॉजिटर्स है वो प्रोटेक्टेड है। एंड उससे क्या एसवीबी के डिपॉजिटर्स भी पूरी तरह अगर प्रोटेक्ट होंगे तो सभी कंज्यूमर्स को, सभी कस्टमर्स को एक कॉन्फिडेंस आएगी। इस कारण से ये एक्शन लिया गया है। डेवलपिंग स्टोरी है, काफी हमें भी समझ में आ रहा है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो 1 या 2 दिन में और पूरी क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि नज़ारा को अपने 64 करोड़ रुपीस कभी वापस मिलने चालू होंगे। वो आई थिंक 1-2 दिन में हमें और क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी। ओके 3 बैंक एक्चुअली नीतीश है, ये सिग्नेचर है और सिल्वर गेट है और ये सिलिकॉन वैली, और तीनों के बारे में सरकारी कह रही कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। बावजूद इसके कि ये जो एसवीबी बैंक है इसने बहुत कम इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ले रखा था। आपका जो एसवीबी बैंक के साथ लेन देन है वो सिर्फ डिपॉजिट का था कि आपने वहाँ से कुछ कर्जा भी ले रखा था? किस तरह के और आपके ट्रांजेक्शन उससे होते थे? नहीं, हमारा कुछ कर्जा नहीं है उनके साथ। मेनली तो हमारी जो 2 कंपनीज सब्सिडरीज है ये यूएस में काम करती है, और यूएस के जो बिजनेसेस है उनको मैनेज करने के लिए अकाउंट यूज हो रहा था। तो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होता है, वेंडर पेमेंट्स के लिए यूज होता है, और रेवेन्यूज के लिए यूज होता है। बट ये जो पैसा हमारा 64 करोड़ से लार्जली फ्री कैश फ्लो से रिजर्व्स का पैसा पड़ा हुआ था, वो ज्यादा यूज नहीं हो रहा था। इस कारण हमारा वर्किंग कैपिटल, ये कंपनीज का बिजनेस ऑपरेशंस कुछ इम्पैक्टेड नहीं है। और दोनों ही ये जो हमारी सब्सिडरीज है काफी प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो जनरेट करती है, तो इस पैसे के ऊपर निर्भर नहीं है इनका काम। ओके नीतीश, एक चीज़ सुनने में आई थी कि बहुत सारे जो फंड देने वाली कंपनीज हैं, फंडर हैं, वाई कॉम्बिनेटर जैसे बहुत सारे लोग, वो इस बात के लिए इंसिस्ट करते थे कि एसवीबी बैंक में या लोग खाता खुलाइए। ऐसा क्यों करते थे? एसवीबी बैंक कुछ 40 साल से ये टेक इंडस्ट्री के साथ काफी काम करता है, और काफी पार्टनरशिप है उनकी यूएस के जो वीसी कंपनीज है हाँ। के साथ काफी पार्टनरशिप है, और वो टेक कंपनीज को काफी इजी ऑनबोर्डिंग, ऑन रैंपिंग करता है, स्पेसिफिक सर्विसेज ऑफर करता है। इस कारण मुझे लगता है कि काफी समय से वो एक ऐसे बैंक हो गए, गो टू बैंक हो गए पूरे यूएस टेक इंडस्ट्री के लिए। एंड बिकॉज इंडियन स्टार्टअप भी काफी यूएस फंड्स के साथ काम करते हैं, तो जो इंडियन स्टार्टअप्स को यूएस में बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत रहती है तो वो ज्यादातर एसवीबी के पास ही जाते हैं। अच्छा नीतीश, एक बड़ा ऐसे ही हल्का सा सवाल मन में आ रहा है कि जब ये खबर आप लोगों को मिली तो आपको बड़ा झटका लगा होगा कि अरे यार, इसके बारे में तो हमने सोचा नहीं, तो AAA रेटेड और बेस्ट बैंक और टॉप 16 में शामिल बैंक, और ये कैसे हो गया? तो कुछ आपको आश्चर्य हुआ था या ऐसा अंदाजा था कि ये तो वैसा ही बैंक है? नहीं, जो एसवीबी है उसका रेपुटेशन काफी स्ट्रांग है, और हाल में ही फोर्ब्स ने उनको एक यूएस का टॉप बैंक लिस्ट करा था। और हम ज्यादातर नज़ारा में हमारा रिस्क मैनेजमेंट काफी केयरफुल रहता है, तो हम काफी सरप्राइज थे कि एसवीबी में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ। पर इससे ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट बात है कि हम नज़ारा इस तरह से चलाते हैं कि वो काफी रेजिलिएंट प्लेटफॉर्म है, काफी रेजिलिएंट कंपनी है, और ऐसे शॉक्स लेने के लिए तैयार रहती है। वो कैपेसिटी है हमारे में कि ऐसे शॉक्स हम अब्सॉर्ब कर पाए और हमारा बिजनेस चलाते रहे। ये एक अच्छा टेस्ट है हमारे लिए भी, और भी हम रिस्क मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं हम थोड़ा फोकस करेंगे उस पर आगे चलते हुए। पर एक स्ट्रेस टेस्ट आप बोल सकते हैं नज़ारा के है, और हम काफी कंफर्टेबल है इसको लेके। बिल्कुल नज़ारा अपना स्ट्रेस टेस्ट करेगा और 3-4 बैंकों में खाता खोलेगा। ये एक बैंक में ना कंसंट्रेशन का रिस्क नहीं होगा। नीतीश, एक सवाल ये जो कि आप लोग इस सेगमेंट में बहुत लंबे समय से काम करें, मैं समझना चाहता हूँ कि स्टार्टअप इकोसिस्टम पे इस पूरी घटना का क्या असर होगा? क्या फंड में थोड़ी दिक्कत आएगी? लोगों का विश्वास थोड़ा हिल गया है, लोग थोड़ा रिस्क अवर्स हो गए हैं, ब्याज दरें बेइंतहा बढ़ रही, तो कॉस्ट ऑफ फंड भी बहुत महंगा हो गया है, तो इसका पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम पर क्या असर होने वाला है? आप अगर देखिए तो ऑलरेडी एक स्टार्टअप फंडिंग विंटर की काफी बात चल रही है पिछले 1 साल से। इंडिया में भी आपने देखे काफी लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स ने ले ऑफ्स कर रहे हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स रेजिंग कैपेबिलिटीज थोड़े स्ट्रेस में आए हैं। तो ये एसवीबी में जो अभी हुआ है, इससे पक्का एडिशनल स्ट्रेस एंड एडिशनल कंटेजियन स्टार्टअप वर्ल्ड में जरूर आएगा। ओवरनाइट जो यूएस गवर्नमेंट ने स्टेप इन कराया, अगर वो नहीं करते
तो मेरे को लगता है कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो जाता। ये इंटरवेंशन से थोड़ा फायदा होगा, थोड़ा कंफर्ट आएगा, बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2023 ये साल सब स्टार्टअप्स को थोड़ा एक शांति से काम करना है, कंसोलिडेट करना है और अपने ऑप्टिमाइज्ड वे में काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो स्टार्टअप्स 23 को देख सकते हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं। होपफुली 24 से माहौल थोड़ा इम्प्रूव होना चालू करेगा। एटलीस्ट एक कंजर्वेटिव व्यू लेके स्टार्टअप्स को काम करना चाहिए, इज माय एडवाइस। कंजर्वेटिव व्यू लेके करना चाहिए, बहुत ओवरबोर्ड, बहुत ओवर वैल्यूएशन और बहुत, हिंदी में कहें तो हवा में नहीं उड़ना चाहिए। एक चीज़ बताइए नीतीश, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या ये प्रॉब्लम डिले हो गई है, टल गई है आगे कुछ साल के लिए? अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ बैंक्स का इतना नॉलेज भी नहीं है मुझे कमेंट करने के लिए, पर मुझे लगता है कि जो टेक वर्ल्ड में ओवर वैल्यूएशंस चल रहे थे, जो टेक वर्ल्ड में लॉसेस एट एनी पॉइंट एट एनी स्केल चल रहे थे, उन फ्री मनी जो चल रहा था, फ्री मनी तो अभी आएगा नहीं और काफी टाइम तक इंटरेस्ट रेट्स एलिवेटेड रहेंगे। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना, कैश फ्लो पे फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी बहुत ही लार्ज है और मैं काफी बार बोल चुका हूँ कि अगले आते हुए डेकेड में इंडियन स्टार्टअप्स वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लासेस बन सकते हैं। पर इसके लिए थोड़ा अपने स्टार्टअप्स को अपने कैश फ्लोज पे, अपने कोर बिजनेस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि खाली वैल्यूएशंस ड्राइव करना। और मुझे काफी एक्सपेक्टेशन है कि ये अभी इस इन्वायरमेंट में काफी फाउंडर्स ऐसे करेंगे। करेक्ट नीतीश, बहुत अच्छी बात आपने कही कि केवल वैल्यूएशन पे फोकस ना करें। ये एक बहुत ही मतलब क्या कहूँ मैं इसको, एक ऐसा फैशन चल गया था अभी कुछ साल, 1.5-2 सालों से, कि सारे स्टार्टअप के प्रमोटर दिन भर खाली अपने वैल्यूएशंस की बात करते थे। प्रॉफिट कैसे बनेगा, उसके अलग अलग पैरामीटर्स निकाल लिए गए थे जो कि हम लोगों ने कभी पढ़े नहीं थे। तो अब वापस हम लोग उसी जगह पे जाएंगे जहाँ कैसे प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होगा, ना कि वैल्यूएशंस केवल। नीतीश जी जी प्लीज़ बोलें। आप अगर देखिए तो नज़ारा का 23 इयर्स का हिस्ट्री है, राइट। और काफी ऐसे साइकिल्स के थ्रू आए। 2000 में जो .com क्रैश हुआ था, 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, तो हमने काफी बार देखा है कि ये साइकिल्स कैसे आ सकती है और कैसे जा सकती है, और हमने हमारी कंपनी नज़ारा को ऐसे ही बिल्ड करा है कि ये सब के लिए रेजिलिएंट रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप्स को आज इस पे बहुत फोकस करना कि अपने बिजनेस को रेजिलिएंट बनाना, बिकॉज वर्ल्ड में ये चेंजेस होते ही रहेंगे, साइकिल्स आती रहेंगी, और आपको इसको एडवांटेज लेना है इन साइकिल्स की, ना तो कि इन साइकिल्स में प्रॉब्लम में आ जाना है। ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही ख्याल है आपका नीतीश, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो है बहुत सारे लोगों को ये रिथिंक करना पड़ेगा। और जैसे नज़ारा ने बात रखी नीतीश ने कि प्रॉफिटेबिलिटी, रियलिस्टिक होना, रेजिलिएंट बिजनेस ठीक करना सबसे ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नज़ारा के ऊपर कोई असर नहीं है क्योंकि उनका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा 1-2 दिन में। डिपॉजिट जो फंसा हुआ था 64 करोड़ का, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 514 रुपये 25 पैसे पर स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। चलिए वापस चलते हैं अपने सरवेन जी के पास, 1-2 कॉलर्स के और सवाल लेते हैं क्विकली। रवि कादिल जी जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर आपका? नमस्कार नीरज जी। फर्स्टली थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। मुझे वीरू, आपका, नीरज जी का टीम बहुत अच्छा लगता है एंड इट इज हेल्पिंग अस आउट लाइक एनीथिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए सर। सर मेरा क्वेश्चन था टोरेंट फार्मा पे। दो आई एम नॉट अ इम्पल्सिव ट्रेडर, क्योंकि एक छोटा सा इंसिडेंट है ऑन अ लाइटर साइड। पहले मैं किराए के मकान में रहता था और मैंने मेरे मकान मालिक को शेयर मार्केट के बारे में बताया। नाउ हम दोनों ही किराए के मकान में रहते हैं। So, on a lighter side, मेरा क्वेश्चन था टोरेंट फार्मा के ऊपर, जो मैंने 2000 शेयर है मेरे पास में, 1634 पे मेरा बाइंग है 1634 का, एंड आई हैव अ लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट, बट कंसिडरिंग डिफरेंट जो ये जर्क्स आते हैं, आई नो दैट कि मार्केट में ये जर्क्स आते रहते हैं, बट कंसिडरिंग ओवरऑल सिचुएशन फार्मा का, इसके ऊपर मैं जस्ट ट्राई चाहता था। आई एम रेडी टू एवरेज इट आउट ऑल्सो एंड आई एम रेडी टू क्विट ऑल्सो इन केस देयर इज टर्बुलेंस अहेड। तो इस पे बताएं सर। सरवेन जी, सवाल बहुत सिंपल और सीधा है कि आपको अपने चार्ट पे कैंडल्स के ऊपर एक ट्रेंड लाइन खींचनी है। अब वो ट्रेंड लाइन अगले कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, 45 डिग्री पे है, 30 पे है, 60 पे है, ये इनको बताना है। और क्या एवरेज भी कर सकते हैं अगर आपको लगे तो।
जी जी। नहीं देखिए हमारी लाइंस की इंपॉर्टेंस तो है ही, और हम उस पर बहुत भरोसा करते हैं। एंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो 45-60 ये सारे इंपॉर्टेंट एंगल्स है, और आप उनको समझते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत जरूरी है समझना। और यहाँ मेरा थॉट इनके लिए ये है कि अगर ये फिलहाल अगर ये इसका ईयरली सेटअप देखें तो मेरे हिसाब से तो इनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक ये अपना पिछला वाला 1725 वाला हाई नहीं निकाल पाएगा डिसाइसिवली, 1750 के आसपास जो इसने हाई रखा था, जब तक उसको डिसाइसिवली निकाल के ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक मुझे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल यहाँ अपसाइड नहीं लगती। मुझे लगता है 6 से 9 महीने का अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे रह सकता है, जिसकी नींव कहीं मेरे हिसाब से रख दी गई है। खाली ये जो पुल बैक और ये बाउंस चल रहा है, इसलिए मेरी राय है कि अगर इनको ऊपर के लेवल्स मिले 1580 1630 उस एरिया में जा सकता है। अगर वो लेवल्स इनको मिले तो मेरे हिसाब से इनको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नहीं, प्रॉफिट क्या, अभी तो लॉस में है, तो निकलना चाहिए बेसिकली। जी। और उसके बाद कहाँ पे बाइंग होगी, जब किस किस लेवल पे आपको लगता है कि लॉ करना चाहिए? नहीं देखिए, ये स्टॉक तो मेरे रडार में नहीं है ऑनेस्टली, और मैं इसके लिए इनको एक ब्रॉड राय दे रहा हूँ। इनको अपना खुद ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, अपने एडवाइजर को पूछना पड़ेगा। ये लाइव शो है तो कॉलर्स आते हैं, हम अपना जो पहला इंप्रेशन होता है बता पाते हैं। इन पे बहुत ज्यादा कोई भी इनको नीचे के लेवल नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल इतना ही लग रहा है देख के कि उछालों में निकलना चाहिए, और दोबारा इसमें राय बनाएंगे उसके बाद। तो उछाल में निकलना चाहिए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। फार्मा शेयर्स या फार्मा सेक्टर को लेकर के अभी बहुत टर्बुलेंस है, तो ये बात तो सही है। रवि जी, आप सुने होंगे कि इस समय US FDA भारत के टूर पे निकला हुआ है, हर प्लांट में वो एक न एक दिन कोई रिपोर्ट देते रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और सर्वे जैसे कहते हैं चार्ट पे लेवल बहुत अच्छा कन्फर्म नहीं लग रहा, तो राइज पे जाए, आपके ब्रेक इवन हो जाए आपके प्राइस के आसपास, तो उसमें से आप एग्जिट ले लीजिए। दोबारा इसमें री एंट्री कर सकते हैं अगर आपको ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है तो। फिर किसी दिन हम लोग इस पे लेवल्स पे डिस्कस करेंगे कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। सरवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मदद करने के लिए दर्शकों की। धन्यवाद नीरज जी। और मार्केट इस समय ग्रीन में है, लेकिन दबाव के साथ काम कर रहा है। गिरने वाले शेयर्स की संख्या और बढ़ गई, 2000 से ऊपर निकल गई, और बढ़ने वाली संख्या 850 है। तो प्रेशर तो है मार्केट में। लेट्स सी ये सेकंड हाफ कैसा बीतता है। फिलहाल इस शो में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खिलाड़ी नंबर 1।